हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लेक्चर है आपके जेई मेंस और बोर्ड्स के लिए मींस जो आपको नेक्स्ट ईयर फाइनल एग्जाम देने हैं आपके। चलो भाई, ट्रेंडिंग ट्विटर को जल्दी से फॉलो कर लेना। जितने भी बच्चे नए हैं तो वो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और क्लास 12th का पीसीएम का पूरा कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो आपको बोर्ड्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा और जेई मेंस में भी हेल्प करेगा। और आपको जैसे ही पता है कि सीबीएसई ने बोर्ड के सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल 10th के हिसाब से भी और 12th के हिसाब से भी अच्छा कर दिया है। तो ज़रूर भैया, अगला जो साल है क्लास 12th में आपका, तो बोर्ड्स में भी आपकी मदद करेंगे और जेई मेंस में तो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए आज है हमारा लेक्चर नंबर 8, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। 7 लेक्चर आपने देख लिए हैं, है ना। हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। 4 से 5 लेक्चर में और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो भाई, देखते हैं आप कितना पढ़ के आए हो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे है बेटा काइनेटिक एनर्जी और इधर है एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और इधर है एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट, इनमें से क्वेश्चन को रीड करना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो बिलो डज नॉट। ठीक है, ये नोट वाले आपको पता है, अच्छे से रीड किया करो, समझा करो। डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब इधर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये लो। ठीक है, और यहाँ पे इंटेंसिटी है। आई डोंट नो आपको विजिबल है या नहीं। तो वाई एक्सिस पे तो हर जगह काइनेटिक एनर्जी ही है। एक्स एक्सिस पे पहले ग्राफ में एनर्जी है लाइट की, दूसरे में फ्रीक्वेंसी है, तीसरे में भी फ्रीक्वेंसी है और चौथे में इंटेंसिटी है। तो कौन कौन सा ग्राफ आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, वो देख लो। और कौन सा ग्राफ गलत लग रहा है वो जल्दी से बता दो। भैया पहला ग्राफ क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एक सर्टेन एनर्जी तक, एनर्जी यहाँ पे वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू है, लेकिन इन सभी वैल्यूज़ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। आपको पता है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की चीज़ होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी नाम की चीज़ होती है। वर्क फंक्शन से कम अगर आपकी एनर्जी है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो चलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ये तो ठीक है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। जो जो ठीक है वो तो हमारा आंसर नहीं होगा, हमें तो इनकरेक्ट चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं भैया, ये क्या कह रहे हैं, ये भी सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक क्या है, जीरो है, उसके बाद बढ़ी और फिर कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस लिए भैया, फ्रीक्वेंसी तो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी तो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये बताओ, क्या ये ग्राफ ठीक है। तीसरा चौथा, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता। सबसे गलत ग्राफ क्या है इसमें, ये चीज़। भैया का फ्रीक्वेंसी, जब थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी दी तो काइनेटिक एनर्जी है उसकी इलेक्ट्रॉन की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही आंसर है। क्योंकि ऐसा ग्राफ तो सर आपने बनवाया ही नहीं, ऐसा ग्राफ तो सभी आपने बनवाया ही नहीं कि रिलेशन डायरेक्ट तो होता ही नहीं काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। भैया काइनेटिक एनर्जी तो जब होगी इलेक्ट्रॉन की, जब वो बाहर आएगा। तो हर एक फ्रीक्वेंसी पे तो वो बाहर आता नहीं है। ठीक है, चलो भाई, 2019 का मेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, रीड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज 4.1 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 300 nanometer are incident on the metal, the kinetic energy of the ejected electron will be। तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, काम और आसान कर रखा है। वर्क फंक्शन दिया हुआ है हमें 4.41 × 10⁻⁻19। वेवलेंथ दी हुई है 300 नैनोमीटर। काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी हुई है। तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E h c/λ, क्योंकि लैम्डा की टर्म में दी हुई है, ये 4.41 इंटू 10⁻⁻19 प्लस
काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी वैल्यू अगर हम डालें तो 20 × 10⁻⁻26 अपॉन लैम्डा कितना है 300 नैनोमीटर इज इक्वल टू 4.41 इंटू 10⁻⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 20 इंटू ये 3 कर लेते हैं, ये 10⁻⁻7 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 4.41 इंटू 10⁻⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये 6.66 इंटू माइनस 4.41 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इधर ले गए माइनस साइन हो जाएगा, तो ये कितना आया 2.21, ठीक है 2.25 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ गई 2.25 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। तो जेई मेंस 2020 का है। देखो यार यहाँ से ना बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से मेंस में बहुत क्वेश्चन आएंगे और ये चैप्टर आपको क्लास 12 फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। मैं ये चैप्टर पूरा होने दो, जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा ना मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्लास 12 फिजिक्स के क्वेश्चन भी मैं आपको यहीं पे निपटा देंगे भाई। तो बढ़िया से पढ़ते चलो। चलो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम यार किसी भी चीज़ को, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसको अरेंज कर दो। ठीक है सर, कैसे अरेंज करना है, जैसे आप स्कूल में असेंबली में खड़े होते हो तो आपको आई होप हाइट वाइज खड़ा किया जाता है, ठीक है, तो वो हाइट का क्या बन गया स्पेक्ट्रम बन गया आपकी क्लास का। क्लियर। लेकिन वहाँ पे उस वर्ड को हम स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बोलते, है ना, वहाँ पे उसको सर हम स्पेक्ट्रम तो नहीं बोलते क्योंकि स्पेक्ट्रम वर्ड बेटा बस इंग्लिश में रिजर्व कर रखा है रेडिएशंस के लिए। ठीक है, तो अगर आप रेडिएशंस को अरेंज कर दो, ठीक है, अपने असेंबली में वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप रेडिएशन मान लो, तो वो क्या है हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज हुआ हुआ है, तो वो क्या बन गया एक स्पेक्ट्रम बन गया। ठीक है, तो मतलब किसी भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप रेडिएशंस को अरेंज करते हो तो वो क्या कहलाता है आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी के हिसाब से अरेंज कर दो, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज कर दो, वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज कर दो, तो इन सब के हिसाब से जब आप रेडिएशंस को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे आपने क्लास 10th में देखा हुआ है, ये क्या है जी, ये प्रिज्म वाला देखा है ना कि भैया सनलाइट पास की ये प्रिज्म से, तो फिर ये 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है। अब ये 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स अरेंज्ड हैं, ठीक है सर, कैसे अरेंज्ड है, ऐसे अरेंज है ना, देखो यहाँ से अगर लिखना स्टार्ट करें तो VIPGY OR विबग्योर का पैटर्न बनता है। और विबग्योर के पैटर्न में जब आप वी से आर की तरफ मतलब वॉयलेट कलर से रेड कलर की तरफ मूव करोगे तो क्या होता है बेटा वेवलेंथ बढ़ती है ना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज है कि टॉप से बॉटम पे जाओगे तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, टॉप से बॉटम वेवलेंथ क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है एक स्पेक्ट्रम है। बस 10th में ये वर्ड यूज़ नहीं किया कि थोड़ा सा हैवी हो जाएगा भाई बच्चे को हो जाएगा, है ना, बायो में इतने वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं याद करने पड़ते हैं, सर एक और आ गया छोड़ो, है ना, तो इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया हमने। तो स्पेक्ट्रम वर्ड क्या होता है कि रेडिएशंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। हाँ, कैसे लगाना है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है वो आप कोई भी कर सकते हो, तो बनेगा तो क्या स्पेक्ट्रम ही। ठीक, अब 10th में तो है नहीं, 10th तो खत्म। चलो भाई अब 11th की बातें करते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये कई तरह का होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमें ये पढ़ना है, ठीक है, हमें ये पढ़ना है। आज का हमारा मेन टॉपिक यही है कि हमें एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है हाइड्रोजन का।
ठीक है, क्लियर है। तो एक बार समझ लेते हैं कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, एमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिर हम मेन टॉपिक पे चलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, तो आपके स्कूल में हो चुका है तो आपको पता भी है, आइडिया है इस चीज़ का कि क्या होता है ये। चलो भाई कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम पे चलते हैं। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब जो जिसमें बीच में गैप ही ना हो यार, ठीक है, बीच में जिसमें कोई गैप ही ना हो, सारी की सारी रेडिएशंस क्या हैं, कॉन्टिन्यूस हैं, मर्ज हुई हुई हैं। ठीक है, वॉयलेट से रेड की तरफ आप जाओ तो आपको यहाँ पे, ठीक है, VIBGYOR लिखना मुश्किल हो जाएगा यार, कहाँ पे आप कट लगाओगे कि कहाँ से कहाँ तक। देखो यहाँ इस रीजन में देखो, वॉयलेट और इंडिगो ब्लू मिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे येलो ऑरेंज के साथ मर्ज हो रहा है। तो एक जो कॉन्टिन्यूस पैटर्न होता है ये क्या होता है आपका, ठीक है, बिल्कुल कहीं पे भी कोई ब्रेक आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, या इसको भी छोड़ो, मैं आपको और भी बढ़िया चीज़ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, अब यहाँ पे आपको क्लियर डिस्टिंक्शन दिखाई दे रही है ना, कलर्स के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिस्टिंक्शन दिखाई दे रही है, एक गैप सा बन गया ये, क्या बन गया, यहाँ पे ब्रेक आ गया ना, कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेक्शन अलग ये वाला सेक्शन अलग है और ये वाला सेक्शन अलग है ना बच्चे। तो यही क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ये भाई दो सेक्शन हो गए अलग अलग, आपको डिस्टिंक्शन दिखाई दे रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस कहते हैं। क्लियर, तो इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं, ये होता है कॉन्टिन्यूस। और आपके लिए बढ़िया बात क्या है, सिर्फ जो लाइट का पैटर्न बनता है ना, अब देखो यहाँ पे जब आपने क्लास 10th में ये विबग्योर का अपने एनसीईआरटी में देखा था, वहाँ पे आपको कोई गैप दिखाई दिया था, नहीं दिखाई दिया है ना, कोई गैप नहीं था। तो इसमें कोई गैप नहीं होता, सिर्फ लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, ओनली ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वही कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, इसके अलावा कोई भी किसी का भी आप स्पेक्ट्रम बनाओगे वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, किसी का भी आप स्पेक्ट्रम बनाओगे तो वो क्या होगा बेटा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मेरे हिसाब से समझ आ गया कि कहाँ पे कोई, मतलब कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं, कोई ब्रेक है नहीं। अब आ जाओ डिसकॉन्टिन्यूस पे, देखो सेम वही काम किया हुआ है ना डिसकॉन्टिन्यूस में। क्लियर, कि यहाँ पे अच्छा वाला पैटर्न चल रहा था, लेकिन इधर क्या आ गया हमारा, एक ब्रेक आ गया, एक क्या आ गया, ब्रेक आ गया। अब इस रीजन पे जहाँ पे आपको ये ब्रेक दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डार्क रीजन। ये क्या है, हमारे डार्क स्पॉट्स हैं, और ये क्या है, हमारे ब्राइट स्पॉट्स हैं। ये क्या है, डार्क, और ये क्या है, ब्राइट। क्लियर है, बताओ क्लियर है या नहीं, है ना बढ़िया चीज़। चलो, डिसकॉन्टिन्यूस समझ आ गया। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, ये डिसकॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस। अब ये डिसकॉन्टिन्यूस ही पता है, इसमें से एक एब्जॉर्प्शन है और इसी में से एक क्या है, एमिशन है। देखो अभी हमने बात की ना कि भैया सारे के सारे जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो डिसकंटिन्यूस ही होते हैं, वाइट लाइट को छोड़ के जितने भी आप स्पेक्ट्रम बनाओगे तो वो क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस के होंगे। अब डिसकंटिन्यूस में ही फिर हमें अब यहाँ पे लाइट के हिसाब से तो खेलना नहीं है, लाइट के हिसाब से तो प्रिज्म में खेला है हम, है ना, क्लास 10th में, और फिर अब क्लास 12th में खेलेंगे। ठीक है, क्लास 12th में खेलेंगे, तो हमें यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हमें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो भी क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अब डिसकॉन्टिन्यूस में वो ऊपर वाला बनेगा या नीचे वाला बनेगा। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस में ऐसे ही बन सकता है भैया, ऐसे ही बन सकता है। सर इसमें फ़र्क क्या आ रहा है, ठीक है, इसमें फ़र्क क्या है, एक एब्जॉर्प्शन है, एक एमिशन है, एक एब्जॉर्प्शन है और एक एमिशन है। चलो देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम को देखो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस तो सिर्फ आपको देखना ही था कि भैया जो रेगुलर होते हैं जिसमें कोई गैप नहीं है वो कॉन्टिन्यूस है, जिसमें गैप आ जाए वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है।
ठीक, अब इसको एमिशन स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं और इसको हम समझते हैं। देखो यार, एटम है, ठीक है। एटम आप सब लोगों को पता है क्या होता है। हाँ जी सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एटम तो। बहुत बढ़िया। क्लियर। जब आपको एटम पता है क्या होता है तो उसमें आपको ये भी पता है कि यार ये तो फिर, जैसे अगर हम इसको बनाएं थोड़ा सा, इसकी बहुत सारी क्या होती हैं, स्टेट्स भी होती हैं। इसकी बहुत सारी क्या होती हैं, यहाँ पे शेल्स भी होती हैं। मान लो दो अगर हम बनाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी क्या होगी, शेल होगी। अब शेल बहुत सारी हो सकती हैं। शेल का कॉन्सेप्ट अभी मेरे हिसाब से आपको क्लियर नहीं है, आगे इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। अभी समझो शेल क्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं। हमारा जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था इस शेल में, हमारा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था इस शेल में। आपने क्या किया, इसको एनर्जी दी, ठीक। हमने इसको क्या किया, एनर्जी दी। जैसे एटम था, आपने क्या कर दिया, नीचे से हीट दे दी। अब जैसे ही आप हीट दोगे तो इस इलेक्ट्रॉन पे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। समझना इस चीज को, क्योंकि आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाना है तो फिर वो यहीं से समझ आएगा, बेस यही है। अब ये इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, एनर्जी गेन की। एनर्जी गेन करेगा तो ये अपनी स्टेट में तो रहेगा नहीं, मतलब इस शेल में ये नहीं रहेगा। क्यों यार, अभी आपके पास पॉकेट में 10 रुपए हैं, ठीक है। आप घर पे बैठे हो, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, है ना। आपको क्या हुए, आपको 1000 रुपये दे दें और एक्टिवा में तेल डलवा के दे दें, तो आप घर पे बैठे रहोगे क्या? सिंपल सी बताओ, नहीं बैठोगे ना। तो बस वैसे ही जब आपके पास एनर्जी आ गई, है ना, पैसा क्या है, एनर्जी। फ्यूल क्या था, एनर्जी, ठीक। वो आते ही आपने एक्टिवा की चाबी उठाई, आप अपने दोस्तों को लेके गेड़ी मारने निकल गए, और तो और पार्टी भी आप ही दोगे आज, है ना, कि भैया 1000 रुपये है मेरे पास, मैं खिलाता हूँ आज। तो वही सीन होएगा इसके साथ। जब इसके पास एनर्जी आई, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे नहीं टिकेगा, ये यहाँ से जंप मार के मान लो नेक्स्ट पता नहीं कौन सी शेल में जाके बैठ गया, ठीक है। ये कौन सी शेल में जाके बैठ गया जी, क्लियर है। अब यहाँ पे बैठने में दिक्कत क्या है सर? देखो यार, जब भी एनर्जी गेन करोगे, जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाओगे, इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। नाम ध्यान रखने हैं, आगे इन वर्ड्स का यूज़ होगा तो आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। कुछ बच्चों की ना आदत होती है यार, वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं लेकिन नाम ध्यान नहीं रखते, पता नहीं क्यों। यार नाम ध्यान रखा करो। और ये आपके कहीं पता नहीं, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, कई बंदे ऐसे ही बोल देते हैं यार नाम में क्या रखा है। भैया नाम में बहुत कुछ रखा है, ठीक है। नाम में बहुत कुछ रखा है, अपना नाम ध्यान रखा करो कि किस चीज़ के बारे में क्या पढ़ रहे हो आप। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, जिस स्टेट में वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, उस स्टेट को हम बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में था, एनर्जी गेन की, एनर्जी गेन करके कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में था, एनर्जी गेन की, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। क्लियर है, वो एक्साइटेड हो गया, जैसे आप एक्साइटेड हो गए कि भैया एक्टिवा में तेल भी है आज तो, और 1000 रुपये भी हैं जेब में, है ना भाई, ये सीन है तो बड़ा मजा आएगा। तो अब ऐसा ही कुछ इसके साथ है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे सर, दिक्कत क्या है बेटा, यहाँ पे एक दिक्कत है कि कॉन्सेप्ट समझ के रखना, जब भी एनर्जी ज़्यादा होगी ना तो वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में तो इस कॉन्सेप्ट को गांठ मार लेना, और मतलब हर एक जगह पे एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम। आप अच्छे खासे आराम से घर पे बैठे हुए थे जब आपके पास पैसे नहीं थे, जैसे ही पैसे आए फुदकना स्टार्ट कर दिया आपने। एक्टिवा उठाई, कभी इस दोस्त के घर, कभी उस दोस्त के घर, यहाँ पे मोमोज भी खाने हैं, गोलगप्पे भी खाने हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा भी खाना है, ये सब चीज़ें।
आप स्टेबल ही नहीं हो। आपके पास पैसे हैं, एक कह रहे हैं कि भैया मैं तो मोमोज खाऊंगा, एक कह रहा है नहीं यार डोमिनोज चलते हैं, है ना। तो भाई तुम स्टेबल ही नहीं रह पा रहे, ठीक है, तुम स्टेबल ही नहीं हो। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से कोरिलेट करना इन चीज़ों को। पैन में आपने कॉर्न के कर्नल रख दिए, पॉपकॉर्न के, ठीक है, कर्नल मतलब ये दाने, जो मक्की के दाने होते हैं जिससे पॉपकॉर्न बनते हैं वो। जब तक आपने नीचे से गैस ऑन नहीं की, इनके पास कोई एनर्जी नहीं थी, ये आराम से बैठे हुए थे। जैसे ही आपने गैस ऑन की, फ्लेम ऑन की, ये क्या करेंगे, पॉप आउट करना स्टार्ट कर देंगे भाई, भागेंगे। अगर आपने लिड नहीं लगाई तो ये यहाँ पे आपको पैन में भी नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। अगर पैन को कवर नहीं किया तो बेटा ये आपको पैन में भी नहीं मिलने वाले, नीचे से उठा उठा के खाओगे। तो जैसे ही एनर्जी दी, ये बेचारे फुदकना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये अनस्टेबल हो गए, कोई इधर भाग रहा है कोई किधर भाग रहा है। तो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतना कम होगा। तो अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर पैसे से रिलेट कर दिया, ये तो गलत चीज़ की, है ना, पैसा ज़्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बेटा पैसा ज़्यादा आने के साथ साथ आपको इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाओ, ताकि आप उस पैसे को हैंडल कर पाओ। आपने ये चीज़ सुनी भी होगी, है ना, कि हर कोई पैसा हैंडल भी नहीं कर पाता, कि भैया पहले अच्छी खासी ज़िंदगी थी, मिडिल क्लास था, एकदम पैसा आ गया, ये तो फुदकने लग गया, ये तो मतलब टिक ही नहीं रहा धरती पे। ऐसा होता है ना, कि संभाल भी नहीं पाते, तो वो चीज़ हो जाती है। अब क्या करें सर, अब ये इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे दिक्कत है, समझो कहानी समझो पूरी की पूरी, फिर आगे हमारा इतना ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आसान भी हो जाएगा। भैया अब इसको भी दिक्कत है, ये भी स्टेबल नहीं है यहाँ पे। ये भी आगे सोच रहा है यार अच्छा वाला घर पे वहाँ पे आराम से बैठे थे, ठीक है, यहाँ पे तो ज़िंदगी कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है, स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो ऐसा तो ये चाहेगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ भैया अनस्टेबल नहीं होना चाहती। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, कोई भी एटम है, कोई भी इंसान है, कोई भी प्रकृति की कोई भी चीज़ है, वो हमेशा ही स्टेबल होना चाहती है। अरे भैया आप भी पढ़ रहे हो किसके लिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए ना, कि पढ़ लिख के आईआईटी वाईटी जाएंगे, हैं अच्छा जॉब का पैकेज लगेगा, या दोस्त के साथ बिजनेस कर लेंगे, तो भैया घर अच्छे से चलेगा, स्टेबल हो जाएगी लाइफ, यही सब चीज़ें तो स्टेबिलिटी के लिए ही जाएंगे। तो फिर स्टेबिलिटी इसको कहाँ मिल रही थी, उसी ग्राउंड स्टेट में मिल रही थी। तो अब ये क्या करेगा, वापस जाएगा। अब ये क्या करेगा, वापस जाएगा। देखो आया कैसे था, आया कैसे था, कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी गेन की थी तो एक्साइटेड स्टेट में आया, ग्राउंड स्टेट से एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में आया। अब क्या होगा, अब इसका उल्टा होगा सर। एक्साइटेड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से जब इसको ग्राउंड स्टेट में जाना है, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इस बार एनर्जी सर लूज करनी पड़ेगी, ठीक है, इस बार एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी। वेरी गुड, इतना तो कॉन्सेप्ट समझते हो आप, कि भैया एनर्जी ली थी तो एक्साइटेड स्टेट में आ गया था, एनर्जी वापस दे देगा तो कहाँ चला जाएगा, बैक टू ग्राउंड स्टेट। अब जब ये एनर्जी लूज करेगा, क्या करेगा, ये एनर्जी लूज करेगा, तो वो किस फॉर्म में करेगा, एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, रेडिएशन की फॉर्म में। एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगी। वेरी गुड, अब यहां से ये एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज किस फॉर्म में करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है। अब ये देखो एनर्जी लूज करने का मतलब यहीं पे ये एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, यहीं पे एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। अभी स्पेक्ट्रम कहाँ बना सर, अभी तो एमिशन हुआ है। हाँ बिल्कुल, अब ये जो एमिटेड रेडिएशंस हैं, ठीक है, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एमिटेड रेडिएशंस, ये जो एमिटेड रेडिएशंस हैं इनको आप क्या करो, प्रिज्म से पास कराओ, इनको आप क्या करो, प्रिज्म से पास कराओ। प्रिज्म से पास कराओगे तो कुछ आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, प्रिज्म से पास कराओगे तो कुछ आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये क्या है हमारा, भैया ये जो स्पेक्ट्रम बना, ये कौन सी रेडिएशन से बना, जो इलेक्ट्रॉन ने एमिट की थी
जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा था। तो एमिटेड रेडिएशन से ये स्पेक्ट्रम बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। इसीलिए इसका नाम क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। और एमिशन स्पेक्ट्रम में ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है? जहां जहां पे, अब देखना ध्यान से, यहां पे हर एक रेडिएशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक रेडिएशन की अपनी एक वेवलेंथ होती है ना? तो जिस जिस फ्रीक्वेंसी की, जिस जिस रेडिएशन की इसने, जिस जिस वेवलेंथ की इसने एमिट की, वही वही वेवलेंथ आपको इस स्पेक्ट्रम पे दिखाई दे रही है। ठीक है सर, यहाँ पे सारा का सारा ब्लैकआउट क्यों है? यहाँ पे सारा का सारा ब्लैकआउट क्यों है? ब्लैकआउट नहीं है, ब्लैकआउट इसलिए है बेटा कि ये ना, अब अगर यही चीज़ लाइट के केस में होती तो पूरा का पूरा ये कॉन्टिन्यूस होता, क्योंकि लाइट के पास हर कलर की क्या होती है? वेवलेंथ होती है। लाइट के पास हर कलर की क्या होती है? वेवलेंथ होती है। अब इस रेडिएशन के पास जो जो वेवलेंथ थी वही वही आपको यहाँ पे दिखाई दी। ठीक है, जो जो वेवलेंथ थी वही वही आपको यहाँ पे दिखाई दी। तो इनको हम क्या कहते हैं? ब्राइट स्पॉट्स, ब्राइट लाइंस। और ये रीजन हमारा क्या हो गया? डार्क रीजन हो गया। तो मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड क्या रहता है? डार्क रहता है, और आपको ब्राइट लाइट्स दिखाई देती हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए कई बार लाइन भी लिख दी जाती है कि ब्राइट लाइन्स ऑन डार्क बैकग्राउंड, ब्राइट लाइन्स ऑन डार्क बैकग्राउंड। क्योंकि ब्राइट चीज तो आपको डार्क बैकग्राउंड पे ही दिखाई देगी, और डार्क चीज आपको व्हाइट बैकग्राउंड पे। देखो 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 यार, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आओ, इसको थोड़ा सा दोबारा ऑब्जर्व करो कि भैया बिल्कुल क्या था? पीछे का बैकग्राउंड ब्राइट है, तभी आपको ये लाइन दिखाई दे रही है। अगर मान लो ये आपको ब्लैक बैकग्राउंड है मेरी स्लाइड का, मैं यहाँ पे आपको ये लाइन लगा रहा हूँ, दिखाई दे रही है ना? अगर मैं इसको ब्लैक कलर की लिखाऊं, अब बताओ भैया, यहाँ पे भी लगाई मैंने, दिखाई दी? तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक थोड़ी दिखाई देगा, है ना? ब्लैक के ऊपर तो ब्राइट दिखाई देगा, और ब्राइट के ऊपर क्या दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे आपको ब्लैक दिखाई देगा, देखिए। तो ये चीज एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में कहाँ लिखा था? यहाँ पे। एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या कहा जाता है? कि ब्राइट लाइंस ऑन द डार्क बैकग्राउंड। क्लियर? क्लियर है जी? तो समझ आया? ठीक है। तो ये था हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम, ये था हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? कि भाई जब एटम में आप एनर्जी देते हो एटम को, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में जब गए तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कम, तो स्टेबल होने के लिए वापस से वो क्या आएंगे? ग्राउंड स्टेट में आएंगे। और ऐसे करने के लिए उन्हें एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? लूज़ करना पड़ेगा। एनर्जी जब लूज़ करेंगे तो वो एनर्जी किस फॉर्म में लूज़ करेंगे? रेडिएशन की फॉर्म में। उन्होंने कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट की, और उन रेडिएशंस को जब आप प्रिज्म से पास कराओगे तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो स्पेक्ट्रम हमारा क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ आ गई कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। चलो अब हम चलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरफ। तो फोटो में आप दिखाई दे रहे हो कि क्या है ये? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो वही चीज़ थी ना, कि अब यहाँ पे आपको ये क्या दिखाई दे रहे हैं? डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डार्क रीजन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे डार्क रीजन, यहाँ पे डार्क रीजन, यहाँ पे डार्क रीजन। अब डार्क रीजन तो यार आपको ब्राइट बैकग्राउंड पे ही दिखाई देंगे, है ना भाई? डार्क रीजन तो आपको ब्राइट बैकग्राउंड पे ही दिखाई देंगे। तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या कहा जाता है? कि डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। अब ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हैं, ये कई बार एडवांस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो अपना ध्यान रखना। तो भैया सर ने तो अब पढ़ा दिए। क्लियर? देखो यार, आपकी मेहनत रहेगी कि आप जेई मेंस क्लियर करते हो या नहीं। हाँ, मैं बता देता हूँ कि जेई मेंस का सारा जेई मेंस का, आपको सच बताऊं, जेई मेंस लगा लो, और बोर्ड्स तो यार और लगा ही लो, बोर्ड्स का तो कुछ कहना ही नहीं। ठीक है, जेई मेंस का सारा आपके नोट्स में से ना आए ना, फिर कह देना। ठीक है, पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, सब कुछ। आज आपको देखना 7-8 क्वेश्चन तो आपको मेंस के मैं यहीं पे करा दूंगा,
इसी क्लास में, और 7-8 क्वेश्चन आपको अब उसमें भी दिए जाएंगे, होमवर्क में भी दिए जाएंगे। क्लियर? तो बेटा अब हमने तो 100% करा दिया, हमने तो 100% करा दिया अपना। आप इस 100% में से जितना याद रख पाते हो, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर पाते हो, रिजल्ट आपका उतना आएगा। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैं हर एक टीचर की बात कर रहा हूँ। कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, अपनी तरफ से वो 100% करा देगा। हाँ, सबका बस समझाने का तरीका अलग अलग होता है और कुछ नहीं, कंटेंट सभी का सेम रहता है, ठीक है। हाँ, कई टीचर होते भी हैं ऐसे जो ज़्यादा करा देते हैं भाई, ओवर भी कराते हैं, और कई टीचर होते भी हैं, क्योंकि यार देखो, जेई मेंस ना बहुत बड़ा वर्ड है। आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है। आपके शहर में इतनी सारी कोचिंग होंगी, सब ने अपने अपने फ्लेक्स बोर्ड पे, बैनर्स पे ये चीज जेई मेंस है ना, एंड एडवांस, नीट, ये वर्ड ना ये सब ने लिखवा रखे हैं। आज आप ना गेड़ी मार के आना अपने शहर में और देखना, कोचिंग सेंटर को जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनके बोर्ड्स देखना, ठीक है, क्लास 11 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन, और नीचे लिखा मिलेगा जेई मेंस एडवांस, और वहाँ पे वो फीस भी फिर एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो फीस भी फिर एक्स्ट्रा लेते हैं। अब ये इतने बड़े वर्ड्स हैं ना, ये मैं अगर बोल तो दूँ, लेकिन ये फुलफिल करने इतने आसान नहीं है, ठीक है। सीबीएसई बहुत आसान है, सीबीएसई तो बहुत ज़्यादा आसान है यार इसके कंपैरिजन में, सीबीएसई को पढ़ाना। लेकिन ये वर्ड्स में जितनी मेहनत लगती है ना यार, एक एक क्वेश्चन ढूंढना, उसको समझाना, इतने बड़े बड़े से कॉन्सेप्ट आपके छोटे छोटे से दिमाग में डालना, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन इसीलिए ना हर एक टीचर अपना 100% देता है, हर एक टीचर अपना 100% देता है नोट्स में। वो इतने बढ़िया से आपके नोट्स प्रिपेयर करता है, लेकिन उसने तो 100% दे दिया। अब आप इस 100% में से याद ही 60% रख पाए, तो बेटा आपका रिजल्ट ना वो इस 100% के हिसाब से नहीं आएगा, वो इस 60% के हिसाब से ही आएगा। हमने जो 100% कराया, क्या आपने वो 100% किया? क्या आप उसको 100% याद रख पा रहे हो? तो रिजल्ट उस चीज़ पे याद ध्यान रखता है। टीचर का काम है कराना, आपका काम है करना, ठीक है। तो बेटा मैं तो यही कह रहा हूँ, आप अब देखो यार, आपके पास एआई है, सब कुछ है, आप सब कुछ पूछ सकते हो उससे, वो आपको आंसर दे देगा, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको वो आंसर दे देगा। तो एक बार देखो, 2 साल के बाद आप कॉलेज में चले जाओगे, और 2 साल के बाद, ठीक है, तो कॉलेज में एंटर करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, तो उसके 4 साल के बाद निकलोगे। तो 2 से 4 साल, 2 और 4 कितने हो गए? 6 साल। 6 साल बाद का आप ट्रेंड देखना कि जब आप मार्केट में निकलोगे कॉलेज से, जब आप बाहर मार्केट में निकलोगे बेटा, जॉब हंट पे निकलोगे, प्लेसमेंट हो जाती है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आपको कंपनी पसंद नहीं आती, वो अलग बात हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, 6 साल बाद का चैट जीपीटी से पूछो कि क्या टेक्नोलॉजी रहेगी, कैसा इन्वायरमेंट होगा, क्या जॉब्स होंगी, पैटर्न कितना चेंज हो जाएगा जॉब्स का, तो उस हिसाब से तैयारी करो। इसलिए कॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसी के लिए मैं आपको जेई मेंस की तैयारी करा रहा हूँ कि कम से कम नीट, एनआईटी तो मिलेगा, ठीक है। एडवांस की तैयारी भी मैं कराऊंगा सर, आप एडवांस की नहीं कराओगे? कराऊंगा, एडवांस की तैयारी भी कराऊंगा, लेकिन ऐसा जनरल फॉर्मेट में नहीं रहेगी एडवांस की तैयारी, मैं आपको बताता हूँ। एडवांस की तैयारी का ना मूड ही अलग होता है यार। अब यहाँ पे हम कई बच्चे देख रहे हैं, कुछ बच्चे तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी कर रहे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो ऐसा एडवांस की उसमें नहीं चलेगा। जब एडवांस के सेशंस आएंगे ना, ठीक है, जितने क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं इतने क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, लेकिन एडवांस का आगे अलग से आएगा आपके लिए स्पेशल, ठीक है। लेकिन एडवांस की तैयारी में फिर मैं डेडिकेटेड रखूँगा पूरी। तो करो, चैट जीपीटी से पूछो कि 6 साल बाद का क्या हिसाब किताब रहने वाला है, वो बताएगी आपको सही से, ठीक है। तो हम उसकी तैयारी करा रही हैं ताकि आप 6 साल बाद जब निकलोगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको अभी से 2 साल बाद बढ़िया कॉलेज निकल जाए, फिर वहाँ पे आपके कॉलेज में आपकी जिम्मेदारी है कि आप बढ़िया से पढ़ो तो बढ़िया से निकलोगे। चलो भाई, अगर यार देखो, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझो, मान लो ये वाइट लाइट है, ठीक है, ये क्या है? वाइट लाइट है। अगर ये वाइट लाइट है और इसको मैं प्रिज्म से पास करा देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिज्म से पास कराता हूँ,
तो प्रिज्म से पास कराने पे भैया इसका एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें को मिलेगा। ठीक है, इसका क्या मिलेगा, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। हाँ जी सर, ये हमें इसका एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल गया। ठीक है, अरेंज जैसे करना है, आपने ऐसे किया हुआ है तो इसको हम ऐसे ही कर देते हैं। ये जी आपको एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इसका मिल गया। क्लियर, बहुत बढ़िया बात। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखना अब क्या होता है। इस पेज पे आ जाते हैं कि वाइट लाइट ली, सर उसमें एक ली थी, इसमें ज़्यादा ली है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब इस वाइट लाइट को एक बीम से पास कराया, स्लिट से पास कराया, और यहां पे ना एक सॉल्यूशन रख दिया। व्हाइट लाइट को इस बार हमने डायरेक्ट प्रिज्म पे पास नहीं कराया, डायरेक्ट प्रिज्म पे नहीं डाला। व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म से डालने से पहले हमने एक सॉल्यूशन से पास करा दिया। क्लियर, हमने एक सॉल्यूशन से पास कराया। अब फिर इस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या करेगा, ये सॉल्यूशन कुछ फ्रीक्वेंसीज को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सम फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ बोलो, फ्रीक्वेंसी बोलो, ऑफ व्हाइट लाइट गेट एब्जॉर्ब्ड हेयर। इसने क्या करा, व्हाइट लाइट में सारी फ्रीक्वेंसीज थी, सारी फ्रीक्वेंसी थी, तभी आपको क्या मिल रहा था, एक पूरा कॉन्टिन्यूस मिल रहा था। अब आपने क्या करा, व्हाइट लाइट को एक किसी सॉल्यूशन से पास करा दिया, किसी सॉल्यूशन से पास करा दिया, उस सॉल्यूशन ने व्हाइट लाइट के कुछ फ्रीक्वेंसीज को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और बची हुई प्रिज्म पे डाल दी। ठीक है, बची हुई प्रिज्म पे डाल दी, और प्रिज्म पे डाला तो हमें रिजल्ट कुछ ऐसा मिला। ठीक है, जो जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई थी, जो जो फ्रीक्वेंसी बेटा एब्जॉर्ब हुई थी, वहां पे क्या आ गया, एक डार्क स्पॉट आया। ठीक है, यहां पे क्या आया, एक डार्क स्पॉट आया। ये क्या दिखा रहा है, यहां ये वाली फ्रीक्वेंसी या ये वाली वेवलेंथ क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड बाय सॉल्यूशन। अब वो फ्रीक्वेंसी या वो वेवलेंथ जब एब्जॉर्ब हो गई सॉल्यूशन पे, तो उसका पैटर्न थोड़ी दिखेगा, उसका कलर थोड़ी दिखेगा, है ना। यहां पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था व्हाइट लाइट का, पूरी की पूरी व्हाइट लाइट जिसमें सारी फ्रीक्वेंसीज थी वो प्रिज्म पे डल रही थी, तो सारे कलर दिख रहे थे हमें, है ना, कंप्लीट कलर रेंज दिख रही थी। लेकिन यहाँ पे कुछ क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और जितनी फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, जितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, जितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई, वहां पे आपको क्या दिखा, एक डार्क रीजन दिखा। ठीक है, वहां पे आपको क्या दिखा, डार्क रीजन दिखा। इसका हम लिख दें, डार्क स्पॉट्स, डार्क रीजन इज ड्यू टू, डार्क रीजन जो स्पेक्ट्रम पे आ रहे हैं वो किसके कारण है, एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसीज के कारण। ठीक है, डार्क रीजन किसके कारण है, एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी के कारण। जो एब्जॉर्ब होगी उसकी जगह आपको डार्क रीजन दिखे, जो फिर ट्रांसमिट हुई उसकी जगह आपको क्या दिखा, कलरफुल पैटर्न दिखा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखा, कलरफुल पैटर्न दिखा। क्लियर, क्लियर है जी। और ये अब किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, सर ये लाइंस की फॉर्म में ही क्यों दिख रहे हैं। हमें यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा एटम का। एटम का जर्नली क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं, मॉलिक्यूल्स जो देते हैं वो बैंड स्पेक्ट्रम देते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसका देखना है, एटम्स का देखना है। ठीक, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, दोनों में आपको फ़र्क समझ आ गया। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया कि कहाँ पे क्या डिफरेंस है। क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा आज का मेन टॉपिक, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी ना करेक्शन करते हैं। क्या करेक्शन है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ना करके एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन का हो या हाइड्रोजन जैसे एटम्स का हो, ठीक है, उन सभी के लिए ये वैलिड है।
ठीक है, अब पहली बात तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या है कि एटम्स विच हैव वन इलेक्ट्रॉन, एटम्स विच हैव वन इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है हाइड्रोजन के पास भी भैया एक ही, सॉरी, हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे एटम्स जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम। जैसे He प्लस, हीलियम प्लस, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, Li2 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम में आ जाएंगे। तो ये चीज़ उनके लिए भी वैलिड है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे हम न्यूमेरिकल करेंगे वो फॉर्मूले इसके लिए भी क्या होंगे, वैलिड होंगे। क्लियर है जी, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात। अब ठीक, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, एटम्स का हमेशा ही क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन मतलब उसमें लाइंस दिखेंगी। ठीक है, जैसे ये बैंड यहाँ पे सर, अब आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे ये लाइन की शेप में ही क्यों है ना, स्फेयर की शेप में। सर ये ब्लैक वाला जो रीजन हुआ वो एक स्फेयर की शेप में क्यों नहीं बना। ठीक है, ये जो ब्लैक रीजन जो बना, डार्क स्पॉट्स जो बने, वो एक रेक्टेंगल, अभी तो आप इसको रेक्टेंगल कह रहे हो, ये लाइन है। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए जस्ट क्या की है, जूम की हुई है। तो ये लाइन है, सर स्फेयर क्यों नहीं बना, है ना, डार्क स्पॉट स्फेरिकल शेप में बन जाता। तो एटम्स का क्या होता है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। एटम्स का क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, और हर एक एटम का डिफरेंट होता है। ठीक है, हर एक एटम का क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रम। सभी का स्पेक्ट्रम क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। इवन इतना अलग होता है कि हम इनको कहते हैं, जैसे सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं ना, ऐसे ही सभी का स्पेक्ट्रम भी अलग होता है। तो हम इनको कहते हैं कि भैया फिंगरप्रिंट की तरह है। कई कई बार आपको किसी किसी बुक में ही आपको स्टेटमेंट भी मिल जाएगी कि एवरी स्पेक्ट्रम, ठीक है, इज लाइक अ फिंगरप्रिंट। जैसे फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते वैसे भी किन्हीं दो एटम्स का स्पेक्ट्रम भी मैच नहीं होता है। ठीक है, किन्हीं भी दो एटम का स्पेक्ट्रम मैच नहीं होता। क्लियर होगी ये बात। तो ये तो थी बेसिक। अब देखो हाइड्रोजन का हमने बनाना है, और हाइड्रोजन का ये हम कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है भैया, एक्साइटेड स्टेट से जब क्या होगा, कहाँ पे आएगा ये, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। क्लियर। अब आपने वो सीआरटी वाला देखा हुआ है ना, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, मान लो वही सेटअप है। अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की रेडिएशंस भी तो सेंड करनी है। तो यहाँ पे रेडिएशंस सेंड करने के लिए हमने इसको फिर से क्या करा, पोटेंशियल से कनेक्ट किया, और यहाँ से हाइड्रोजन की बीम्स, हाइड्रोजन की रेडिएशंस को हमने प्रिज्म से पास कराया, प्रिज्म से पास कराया। आगे एक क्या लगाई यहाँ पे, फोटोग्राफिक प्लेट। ये डायग्राम आप स्कूल में बना के आ सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। अब ये क्या होती है सर, अरे जिसके आप ऊपर आप कलरफुल पैटर्न को लेओगे ना, पैटर्न बनने के लिए कहीं ना कहीं तो जगह होनी चाहिए। तो ये वो जगह है, इसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। यहाँ पे आपको क्या दिखेगी, लाइंस दिखेगी, जहाँ जहाँ पे ब्राइट स्पॉट होंगे वहाँ वहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स दिखेंगे, अदरवाइज आपको डार्क स्पॉट्स यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऐसे बनता है कि भैया, ये सेटअप है कि कैसे बनाया जाता है। ऐसे ही हर एक एटम का बनाएंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ सबसे सिंपल, और सबसे सिंपल ही हाइड्रोजन का होता है। सबसे सिंपल ही किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन का आपके सिलेबस में है और किसी का आपके सिलेबस में है भी नहीं।
तो अब ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम में अब हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन का एटम, ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और ये हाइड्रोजन की शेल हो गई, ठीक है। जैसे आपको अभी पता है कि ये के शेल है, हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, ठीक है। अभी आपको शेल्स का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से नहीं पता, तो इन शेल्स को ना, देखो यार, आप इसको क्या बोलते थे, शेल बोलते थे, आप इसको क्या बोलते थे, ऑर्बिट बोलते थे, यहां पे इसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोला जाता है। क्लियर है? तो मैं इसको क्या बोलूँगा, एनर्जी लेवल बोलूँगा। मैं क्या बोलूँगा, एनर्जी लेवल बोलूँगा। तो ये हाइड्रोजन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब जब इसको आप एक्साइट करोगे, इसको आप क्या दोगे, एनर्जी दोगे, और ये पहली शेल है इसीलिए इसका नाम N1। हो सकता है ये दूसरी शेल में चला जाए, ठीक है, हो सकता है ये दूसरी शेल में चला जाए, N2। हो सकता है ये तीसरी शेल में चला जाए। भैया जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे उतना ज़्यादा ही क्या करेगा, ये एक्साइट करेगा, N3। ऐसे सो ऑन बनाते जाओ, N इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। क्लियर? N इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक हमने ये क्या कर दी, बना दी। क्लियर है? क्लियर है जी? अब देखो यहाँ पे ये सेम, ये N1 क्या है, N इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये क्या है, इसकी हाइड्रोजन का ही है ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट। क्लियर? ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बाकी जितनी भी हैं, अब एटम के पास एक ही है, एटम के हाइड्रोजन के पास तो बेटा एक ही ग्राउंड स्टेट है, N इज इक्वल टू 1 पहली शेल है, वही उसकी ग्राउंड स्टेट है। उसके बाद जो सेकंड शेल आएगी वो उसकी क्या होगी बेटा, एक्साइटेड स्टेट ही होगी। थर्ड शेल भी उसके लिए एक्साइटेड है, फोर्थ भी। जैसे आप समझो यार कि आपने लिथियम लिया, हम ज़्यादा बड़े की बात ही नहीं करते, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। तो उसके पास क्या है, दो शेल्स हैं, उसके पास क्या है, दो शेल है। इलेक्ट्रॉन इसमें भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी प्रेजेंट है, और ये दोनों ही क्या हैं, ये उसकी, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, जिस स्टेट में जिस एनर्जी लेवल पे वो है, ठीक है, नेचुरली वो उसकी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। वो उसकी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। अब इसको फर्स्ट स्टेट में आना है तो एनर्जी लूज करके आना पड़ेगा। क्या करके आना पड़ेगा, एनर्जी लूज करके आना पड़ेगा। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, चलो यहीं पे मैं बताता हूं कि अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें, जैसे हमने एनर्जी लेवल लिखा, तो एन इन्फिनिटी का सबसे ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर N3 की, फिर N2 की, फिर N1 की एनर्जी होगी। ये एनर्जी का पैटर्न होता है। एनर्जी आपकी किस शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी, जो शेल कहाँ से, न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा, ठीक है। तो अब ये समझ गए, यहाँ पे लिथियम का था फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है अब वो नेचुरली यहीं पे मिलेगा, ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब इससे अगर आपको एक्साइट कराना है, यहाँ पे आप इसको एनर्जी देते हो तो ये कूद के थर्ड शेल में चला गया, फोर्थ शेल में चला गया, वो इसके लिए क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट से हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट में आया, ग्राउंड स्टेट का मतलब इसके लिए कौन सा शेल नंबर, कौन सी, 2, इसके लिए शेल नंबर क्या हो जाएगी, 2 में आएगा। अब वैसे ही अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अब यहाँ पे हमें लिथियम का तो बनाना नहीं, हमें तो हाइड्रोजन की बात करनी है। हाइड्रोजन के लिए जो N1 है वो उसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है, वो उसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब देखो, आपने एनर्जी दी, एनर्जी दे के वो जो इलेक्ट्रॉन था हो सकता है सेकंड स्टेट में पहुंचाओ, तो सेकंड स्टेट से क्या आ रहा है, फर्स्ट स्टेट में आ रहा है, यहाँ पे एनर्जी लूज करेगा, ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगी, इस एनर्जी को आप प्रिज्म पे डालोगे, फिर वो आपसे क्या मिलेगा, आपको एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। हो सकता है वो थर्ड शेल से आ रहा हो,
हो सकता है n इज इक्वल टू 4 फोर्थ शेल से आ रहा हो, फिफ्थ शेल से आ रहा हो, सिक्स शेल से आ रहा हो, सेवन्थ से आ रहा हो, या फिर इन्फिनिटी से आ रहा हो। आ सकता है ना। हो सकता है इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में ना आके वो कहाँ पे आया, सेकंड शेल में ही आया। कहाँ पे आया, सेकंड में ही आया। हो सकता है इन्फिनिटी से वो थर्ड में ही आया, या किसी और शेल से सेवन्थ से थर्ड में ही आया, फिफ्थ से थर्ड में आया, फोर्थ से थर्ड में आया। ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है भैया, उसने कितनी एनर्जी लूज की। सारी एनर्जी लूज कर देगा जितनी गेन की थी, तो भैया किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जितनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एमिट कर देगा सारी की सारी, तो फिर वो किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो एक पैटर्न बना हुआ है, ये क्या है। अब यहां पे देखो, ये क्या निकल के आया बाहर, लाइमन। लाइमन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से वन में आता है, ठीक है, या किसी भी शेल से फर्स्ट शेल में आता है, तो इस फर्स्ट शेल को हमने क्या नाम दिया हुआ है, लाइमन सीरीज। इसको हमने क्या नाम दिया है, लाइमन सीरीज। क्लियर, क्लियर है। मतलब n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन क्या है, हमारी लाइमन सीरीज है। सबने साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए हैं ये। तो n इज इक्वल टू वन, लाइमन सीरीज। फर्स्ट शेल को क्या होती है, लाइमन। फिर उसके बाद सेकंड हमारी होती है बाल्मर। मतलब बाल्मर का मतलब, बाल्मर के लिए अब अगर मैं कोई आपको कहता हूं कि He+ का, हीलियम+ का एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिफ्थ से इन्फिनिटी से बाल्मर सीरीज में आया। किस में आया, बाल्मर सीरीज में आया। तो बाल्मर सीरीज के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2। बाल्मर सीरीज के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सेकंड शेल में आया, मैं बोल रहा हूं बाल्मर में आया। ऐसे ही थर्ड के लिए मैं क्या वर्ड यूज कर दूंगा, पाश्चन में आया। फोर्थ के लिए ब्रैकेट में आया। फिफ्थ के लिए फंड में आया। इसको पी फंड नहीं बोलते, इसको फंड ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो मैं समझाता हूं, देखो थोड़ा अटपटा है, थोड़ी ये चीजें अटपटी हैं क्योंकि दिखाई तो देती नहीं भाई। ये प्रिज्म, ये आपने हाइड्रोजन का निकाला, और ये आके यहाँ पे हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। ठीक है, अब यहाँ पे पहली जो सीरीज है ये होगी आपकी लाइमन, फिर बाल्मर, देन पाश्चन, देन ब्रैकेट, देन फंड। ठीक है, और फिर एक और होती है, नाम याद रख लेना, हम्फ्री। जैसे फर्स्ट सीरीज जो है इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। मतलब n इज इक्वल टू वन, ये जो है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से, इस लाइन को हम हटा देते हैं, ऐसे ज्वाइन करते हैं। लाइमन सीरीज, देन बाल्मर सीरीज, n इज इक्वल टू 2, देन पाश्चन, n इज इक्वल टू 3, देन ब्रैकेट, n इज इक्वल टू 4, फंड, n इज इक्वल टू 5, और लास्ट में हम्फ्री। जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम याद रखना है सिर्फ, हम्फ्री सीरीज, n इज इक्वल टू 6। ठीक है, और जितने भी ये आपको डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी ये आपको डार्क रीजन दिखाई दे रहा है, ये रीजन डार्क, यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनी हुई, मतलब कोई स्पेक्ट्रम आपका नहीं बना हुआ, ये सब क्या है बेटा, ये डार्क स्पॉट्स हैं।
क्या है ये? डार्क स्पेस। मतलब यहाँ पे कोई भी आपका स्पेक्ट्रम नहीं है, ये सारे के सारे क्या हो गया आपका? डार्क स्पेस हो गया। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब वापस इस पे आना। अब इसमें मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखो यार, मान लो इसको पकड़ लो, ये सारे ब्लैक स्पॉट्स में हटा देता हूँ, ये डायग्राम आपका सिर्फ समझने का है। मान लो यहाँ पे हम पकड़ते हैं, इससे ये लाइमन सीरीज में आया, मतलब फोर्थ से ये क्या आया? लाइमन में आया, ग्राउंड स्टेट में आया अपनी। अब ग्राउंड स्टेट में आएगा मेरे बच्चे, तो मेरे को ये बताओ कैसे आएगा? जरा चल के आ जाएगा, चल के तो आएगा कैसे? एनर्जी लूज करेगा। अब एनर्जी लूज करेगा किस फॉर्म में करेगा? रेडिएशन की फॉर्म में सर, अभी तो बताया था पीछे। अब ये जो रेडिएशन होगी उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी या नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी होगी या नहीं होगी? वेव नंबर होगा या नहीं होगा? अब कोई भी रेडिएशन है किसकी फॉर्म में है ना? वेव की फॉर्म में है, पार्टिकल की फॉर्म में है, कुछ भी है, तो भैया वेव की फॉर्म में भी है, तो अगर इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ है तो बतानी तो पड़ेगी कि भैया ये जो रेडिएशन इसने निकाली है, एमिट की है, इसकी क्या वेवलेंथ थी, है ना? कि भैया मेरे को ये बताओ कि सेवंथ से ना इस पे आना है, थर्ड पे आना है, सेवंथ से थर्ड पे आना है, वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? कितनी वेवलेंथ इसको एमिट करनी पड़ेगी कि भैया ये सेवंथ से थर्ड पे आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाए। हमने तो अभी तो लेमन लैंग्वेज में ही तो बात की, देसी भाषा में ही तो बात की भैया, कि रेडिएशन छोड़ देगा यार, आ जाएगा वापस, पैसे खत्म हो गए, घर वापस आ जाएगा, है ना? कितने पैसे खत्म हो गए? कितनी ईगो उसकी खत्म होनी चाहिए कि वो घर पे वापस आ जाए, है ना? कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा? अब जो भी एनर्जी एमिट करेगा, जितनी भी रेडिएशन ये फेंकेगा, उसकी कुछ ना कुछ तो कोरस्पॉन्डिंग उसके वेवलेंथ होगी। क्या होगी? वेवलेंथ होगी। क्लियर? क्लियर है? तो अब इसको कैसे निकालें? इसको निकालने का हमारे पास तरीका है, एक फॉर्मूला है। तरीका क्या है? ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। क्या है? रिडबर्ग फॉर्मूला। अब रिडबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया जो भी रेडिएशन है उसका जो वेव नंबर होगा दैट इज इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू जेड स्क्वायर। ये होता है हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला। सर जेड स्क्वायर क्यों करा, है ना? जेड स्क्वायर करने की क्या जरूरत है? एमिशन किसका है, ये स्पेक्ट्रम किसका है? हाइड्रोजन का ही तो है ना? हाइड्रोजन का तो जेड क्या होता है? 1 ही होता है, तो फिर फॉर्मूले में डालने की जरूरत क्या थी? समझे? तो फिर सर इसको जेड को फॉर्मूले में डालने की जरूरत क्या थी? अरे मेरे बच्चे, तुमने अभी यहाँ पे मैंने करेक्शन करवाई थी कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स का भी है। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब He+ का आप निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हैं सर। तो He+ के लिए जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, Li2+ के लिए जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना? Be3+ के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसीलिए उस फॉर्मूले में क्या है? जेड भी है। अगर ये खाली हाइड्रोजन हाइड्रोजन का होता, ये खाली हाइड्रोजन हाइड्रोजन का होता तो जेड की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए बच्चों को ना कई बार दिक्कतें आती हैं यार, फॉर्मूले ना समझ नहीं आ रहे। आपको 10th वाला हाल थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा कि भैया फॉर्मूले याद कर लो, और मतलब फॉर्मूले फॉर्मूले रट लो, उनका मीनिंग ना समझो, है ना? वो काम मत करना यार, ठीक है? वो काम यहाँ पे मत करना। तो अब इस फॉर्मूले में देखो क्या चीज़ क्या है, ठीक है? जैसे ये है हमारा वेव नंबर। वेव नंबर किसके बराबर होता है? 1/λ। तो यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। आर होता है बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट। आर आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 109677, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ भी ले सकते हो। यूनिट होगी मीटर इनवर्स, यूनिट होगी मीटर इनवर्स। N1 और N2 को थोड़ा सा ध्यान से समझना।
ठीक है। N1 होता है बेटा इलेक्ट्रॉन जिस शेल में वापस आ रहा है। देखो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में क्या किसी भी स्टेट में आ सकता है एक्साइटेड स्टेट से, है ना। तो जिस स्टेट में आ रहा है वो होता है हमारा N1। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग टू विच एवर शेल, जिस भी शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, स्टेट बोल लो या शेल बोल लो। और N2 होता है जिस शेल से आ रहा है, मान लो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से सेकंड में आ रहा है ना, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग फ्रॉम विच एवर शेल। क्लियर। इलेक्ट्रॉन जिस से आ रहा है वो है N2, इलेक्ट्रॉन जिस में आ रहा है वो है आपके N1। क्लियर है। अब जैसे हमने अभी शेल्स के नाम लिखे, जैसे फर्स्ट शेल में आता है तो मीन्स वो क्या है, लाइमन सीरीज। अब आपको डायरेक्ट ये ना बोले कि भैया फर्स्ट शेल में आ रहा है, वो बोल देंगे कि लाइमन सीरीज में आ रहा है। किस में आ रहा है, लाइमन सीरीज में आ रहा है। तो लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। N1 क्या है, जिस शेल में आ रहा है। N1 क्या है, जिस शेल में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं कि लाइमन में आ रहा है, तो लाइमन में आ रहा है मीन्स N1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब कहाँ से आ रहा है, कहीं से मर्जी आए। ठीक है। अब देखो N2 की वैल्यू क्या हो सकती है, भैया सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है, फिफ्थ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। ऐसे ही बाल्मर सीरीज के लिए, ऐसे ही बाल्मर सीरीज के लिए बात करें तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 2, कि भैया सेकंड स्टेट में आएगा। बाल्मर सीरीज के लिए N की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। कहाँ से आएगा N2 की वैल्यू, या थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, कहीं से भी आओ। ठीक। सिमिलरली पाश्चन, पाश्चन के लिए N1 की वैल्यू 3, N2 की वैल्यू मैं ऐसे लिख दूँ ग्रेटर देन 3। ठीक है। ब्रैकेट N1 की वैल्यू 4 और N2 की वैल्यू ग्रेटर देन 4। और फंड के लिए N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 और N2 की वैल्यू ग्रेटर देन 5। तो इस चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, बात समझ आ गई। चलो, तो अब हम बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक पे। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। कुछ टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जो डायरेक्ट आपको पेपर में लिखे हुए मिलेंगे। पूरा लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो भाई, पहली, अब ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी नहीं है कि थ्योरी की फॉर्म में आपको याद रखनी है, सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि अल्फा लाइन, क्या कहते हैं, अल्फा लाइन बोलो, या इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन। आपको मेनली क्या दिखेगा, अल्फा लाइन। अब इसका क्या मतलब है, अल्फा लाइन का मतलब, अल्फा लाइन का मतलब है कि भैया N2 की वैल्यू जो होगी वो N1 प्लस होगी, N1 प्लस 1 होगी। ठीक है। अल्फा लाइन का मतलब क्या है, N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू N1 प्लस 1 होगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन से आ रहा है, बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन की मेरे को वेवलेंथ बता दो। ठीक है। तो बाल्मर सीरीज, क्या हुआ, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज की हम कौन किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा लाइन की। अब मेरे को ये तो पता है कि बाल्मर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। बाल्मर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, बाल्मर सीरीज की बात हो रही है, तो मीन्स वो कहाँ आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है। इसमें आ रहा है सेकंड शेल में। कहाँ से आ रहा है, अल्फा लाइन से। कहाँ से आ रहा है, अल्फा लाइन, बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन। तो बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन का मतलब N2, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में लिखा कि N1, बाल्मर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू होगी 2, लेकिन N2 की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 2 होगी। वो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब स्पेसिफिकली हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन, अल्फा लाइन का मतलब वहां पे जो N2 होगा वो N1 प्लस 1 होगा,
मीन्स 2+1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां से मुझे n1 की वैल्यू भी मिल गई और n2 की वैल्यू भी मिल गई, तो मुझे जो भी निकालना है मैं निकाल सकता हूँ। सिमिलरली ऐसे ही होती है बीटा लाइन। ठीक है, सेकंड है बीटा लाइन। बीटा लाइन के लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1+2। बीटा लाइन के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1+2। जैसे बाद में सीरीज की बीटा लाइन की बात करो तो n1 की वैल्यू 2 होगी, n2 की वैल्यू 4 होगी। क्लियर। अब मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। गामा लाइन, गामा लाइन के लिए आप समझ चुके हो n2 की वैल्यू क्या होगी, n1+3 होगी। ठीक है, फिर आती है डेल्टा लाइन। तो यहां पे n2 की वैल्यू क्या होगी, n1+4 होगी। फिर लिमिटिंग लाइन, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग लाइन के लिए n2 की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। लिमिटिंग लाइन के लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, और इसी को बेटा अब यहीं पे, चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। यहीं पे दो चीजें और आती हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या हैं, मतलब लाइन तो इतनी है, 5 लिमिटिंग लाइन तक ही है, लेकिन देखो क्या क्या बोला जाता है। मैक्सिमम एनर्जी लाइन कहाँ से आ रहा है, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट से। मैक्सिमम एनर्जी बोलो या फिर मैक्सिमम वेव नंबर या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोलो। ठीक है, चलो मैक्सिमम वेव नंबर या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ। ये वर्ड आपको कहीं भी यूज होते मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या है। देखो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियस से जितना आप दूर जाओगे एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैक्सिमम का मतलब आप मैक्सिमम दूर चले गए, मैक्सिमम दूर का मतलब भैया n2 की वैल्यू इनफाइनाइट। n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब ये लिमिटिंग लाइन की ही बात हो रही है। n2 की वैल्यू इनफाइनाइट कहाँ होती है, लिमिटिंग लाइन में तो होती है। तो मतलब लिमिटिंग लाइन को बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि वो आपके लिए मैक्सिमम एनर्जी लाइन बोल सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बोल सकते हैं, मैक्सिमम वेव नंबर बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है तो वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम होती है, ये चीज़ आपको पता है। और ऐसे ही इसका उल्टा कि भैया मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी बोलो। ठीक है, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वेवलेंथ बोलो। ठीक, अब मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, न्यूक्लियस को जो सबसे ज़्यादा पास होगा, एनर्जी मिनिमम उसी की होगी। न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास का मतलब फर्स्ट शेल, है ना। तो n2 की वैल्यू क्या होगी, n1+1। क्योंकि देखो फर्स्ट शेल में तो आएगा, फर्स्ट शेल में तो आएगा, कहाँ से आ रहा है, उससे जस्ट ऊपर वाली से आ रहा होगा। तो मतलब ये क्या बात हो रही है, मिनिमम एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये किसकी बात हो रही है, अल्फा लाइन की बात। ये किसकी बात हो रही है बेटा, अल्फा लाइन की बात हो रही है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये लो जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, कैलकुलेशन आपको करनी है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 5 इन द हाइड्रोजन एटम, इन विच रीजन ई एम स्पेक्ट्रम विल लाई। अच्छा अच्छा अच्छा, इन विच रीजन ई एम स्पेक्ट्रम विल लाई। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये क्या पूछ रहे हैं। देखो दोबारा आओ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो लाइमन सीरीज लिखी हुई है इसको पहले मैं सारा कुछ इरेज कर देता हूँ, ये आपने समझ लिया है। अब नाम देखो, लाइमन सीरीज जहाँ पे लिखी हुई है वहाँ पे इन्होंने कलर भी वही रखा हुआ है और रखा हुआ है अल्ट्रा वायलेट।
लिखा हुआ ना। तो ये लाइमन सीरीज जो है बेटा ये यूवी रीजन में लाई करती है। यहीं पे लिख दें या इसको आगे लिखते हैं, चलो क्वेश्चन से पहले। तो जो आपकी लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज लाई करती है बेटा यूवी रीजन में, मींस अल्ट्रावायलेट रीजन। बार्मर सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रहेंगी, ठीक है, मींस बार्मर सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन आता है वहां पे जो वेवलेंथ्स रहती हैं, वो वेवलेंथ आपकी किस रीजन के हिसाब से रहती हैं, मतलब उनकी जो रेंज रहती है वो विजिबल रेंज रहती है। ठीक है, वो क्या रहती है, विजिबल रीजन रहती है। बाकी जितनी भी हैं, पास्चन सीरीज होगी, ब्रैकेट, फंड, ये सब आपकी, या हमफ्री भी लिखना है, ये रहती हैं आपकी इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड रीजन इसको बोला जाता है। मींस इंफ्रारेड में रहेगी या उससे भी दूर वाले रीजन में ये रहेंगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी अब हमसे हो जाएगा। तो पहले क्या पूछा था, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, वेवलेंथ पूछी हुई है ऑफ द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम n5 टू n इज इक्वल टू 2। अब इसमें n1 कौन है, n2 कौन है। ठीक है, n1 क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आया है, किसमें आया है, 2 में आया है, मतलब ये n1 की वैल्यू है। कहाँ से आया है, फिफ्थ शेल से आया सर। तो n2 क्या हो गया हमारा 5, n2 क्या हो गया हमारा 5। तो हमें वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहले वेवलेंथ निकालो, वेवलेंथ से एनर्जी निकल जाएगी, एनर्जी से आप क्या कर लोगे, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई, रेडबर्ग फॉर्मूला, वेव नंबर इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर का जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। वैल्यू पुट करो। जेड यहाँ पे क्या है, जेड की वैल्यू है 1। कहाँ से पता चली सर, हाइड्रोजन एटम देखो बोला हुआ है। तो 10⁻7, 1/4 माइनस 1/25 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 10⁻7 इंटू 21/100, तो 21 इंटू 10⁻5, ये आया वेव नंबर। तो लेमडा आ जाएगा 1/this, तो 10⁻⁻5/21, ये आ गई हमारी वेवलेंथ। ठीक है, ये आई हमारी वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट लिख देना भाई पीछे, मीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है तो लिख के आना पड़ेगा। और आपको फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ आ चुकी है, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 10⁻⁻5 अपॉन 20, तो वो 20 के आ गया ऊपर। तो ये कितना आया, 63 इंटू 10⁻13 हर्ट्स। ये हमारी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, ये हमारी क्या आई, फ्रीक्वेंसी आई। तो यहाँ से अब देखो, अब हमसे पूछा हुआ है कि इन विच रीजन ईएम स्पेक्ट्रम विल लाई, इन विच रीजन ईएम स्पेक्ट्रम विल लाई। देखो, हमें सारी वेवलेंथ्स नहीं याद रखनी, लेकिन जो विजिबल रीजन होता है, जो विजिबल रीजन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक रहती है। देखो, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये रहती है। अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया हुआ है, तो आप इस रेंज को पकड़ के चल सकते हो। तो हमारी वेवलेंथ आई है 10⁻⁻5/21। इसको रफली कैलकुलेट करोगे तो ये 4300, 4300 एंगस्ट्रॉम के आसपास रहेगी। 43 से 4350 एंगस्ट्रॉम के पास रहेगी। तो ये लाई करता है बेटा विजिबल रीजन में। तो बी पार्ट क्या आ गया, इट विल फॉल इन विजिबल रीजन। ठीक है, तो ये किस में लाई करेगा, विजिबल रेंज में या विजिबल रीजन में क्या करेगा, ये लाई करेगा। ठीक है बच्चे।
चलो, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है और आपका ठीक भी है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, आपके सामने क्वेश्चन है जेई मेंस 2023 का। अब आपके सारे जेई मेंस के ही क्वेश्चन आने वाले हैं और बेटा आपको ये होमवर्क में भी मिलने वाले हैं। चलो जी, देखो सोल्व आप करोगे। काफ़ी क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आपको डाटा कहाँ कहाँ पे पुट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, यहीं से आपको सारा का सारा डिकोड करना है। फर्स्ट लाइन का मतलब भैया अल्फा लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में n1 की वैल्यू क्या होगी? n1 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में आएगा, जिस शेल में आएगा। तो पास्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या है? 3, है ना। लाइमन, पाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। ठीक है, तो n1 की वैल्यू 3 होगी। अल्फा लाइन में n2 की वैल्यू क्या होती है? n1 + 1, n1 + 1। और हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, देन द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ दिस सीरीज। क्या पूछा हुआ है कि भैया फर्स्ट लाइन की तो वेवलेंथ इन्होंने दी हुई है, सेकेंड लाइन की बतानी है। ठीक है, तो यहां पे आपको कंपेयर करके इसका आंसर क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ठीक है, कंपेयर करके आपको इसका आंसर यहां पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा सर? कि हमें क्या पता है? लैम्डा पता है। ठीक है, हमें क्या पता है भाई? लैम्डा पता है। या हम ये लिखें कि वेव नंबर हमें पता है। ठीक है, वेव नंबर हमें पता है। क्या होता है? आर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर इंटू Z²। ठीक है, तो इस केस के लिए हमें वैल्यू पता है। डालो वैल्यू, 1/λ डाल देते हैं। 1/720 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू 10⁻7 इंटू 1/n1 की वैल्यू है 3, 9 -1/16 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 1। निकालनी हमें है सेकेंड लाइन की। ठीक है, चलो इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, इसको हम अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1/720 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू 10⁻7/1/9 - 1/16। अब निकालो इसकी सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड लाइन के लिए जो लेमडा है, ठीक है, लेमडा क्या होगा भाई? 10⁻7/1/9 - 1/25। सेकेंड लाइन के लिए n2 की वैल्यू हो जाएगी n1 + 2, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास, एक ये, एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, इसमें आप क्या करो? इनको डिवाइड करो और अपना आंसर निकालो। क्लियर है? डिवाइड करके अपना आंसर निकाल दो। 1/2, 2/1 जैसे भी करो, और यहाँ से सोल्व करके अपना लेमडा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, लेमडा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट प्लीज़ आप करो ताकि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ। मैंने आपको समझा दिया कैसे होएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वेव नंबर लिख देता हूँ, बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, या इसको 1/λ ही लिखते हैं। ठीक है, कैसे भी 1 को 2 से डिवाइड करो, 2 को 1 से डिवाइड करो, जैसे भी करके आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप कर लेना, और वहाँ से आपकी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। चलो जी, सेकंड, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फिर मैं आपको यहाँ से हिंट बता रहा हूँ। देखो अब ये सारे क्वेश्चन आप ही को करने हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है?
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ है ना, मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी का मतलब लिमिटिंग लाइन। मैक्सिमम एनर्जी किसकी होती है? जब n2 क्या हो, इनफाइनाइट हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग लाइन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग लाइन। तो आप इन्हीं में फंसोगे, ठीक है, आपको फंसाया जाएगा वो ऐसे ही बोल के। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बार्मर सीरीज इज ऑफ He+। ठीक है, हाइड्रोजन की दी हुई है, He+ की निकालनी है, दोनों को कंपेयर करके सेम जैसे अभी पिछली बार किया। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन एटम के लिए लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं He+ के लिए लिख देता हूँ। तो क्या है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है दोनों के बारे में, तो n2 यहाँ पे भी इन्फिनिटी और n2 यहाँ पे भी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। n1 लाइमन सीरीज 1, यहाँ पे n1 की वैल्यू 1, यहाँ पे z की वैल्यू 1, यहाँ पे z की वैल्यू 2। क्लियर? तो फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई। 1/λ इज इक्वल टू 10⁻⁷ डायरेक्ट ही पुट कर दें, ठीक है। तो 1/∞ तो जीरो हो जाएगा, 1 - 0 1, ठीक है। और z भी क्या है? यहाँ पे 1 ही है। चलो ऐसे नहीं करेंगे बच्चों के साथ, -1/∞ का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? सॉरी 1 ही होता है, z का तो यहाँ पे कोई स्क्वायर करना ही नहीं है। अ, मतलब z का स्क्वायर करो या ना करो एक ही बात है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? 1/λ इज इक्वल टू 10⁻⁷ अपॉन 1/1 स्क्वायर करो 1/∞ इंटू 4। अब इन दोनों को क्या कर लो? कंपेयर कर लो। इसकी आप मान लो लैम्डा डैश। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में ही क्या दी हुई है? लैम्डा दी हुई है। क्वेश्चन में ही क्या दी हुई है? लैम्डा दी हुई है। लाइमन सीरीज का मतलब n1 की वैल्यू 1 हो गई। क्लियर? अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? डिवाइड कर लो ना, मतलब कंपेयर करने का मतलब क्या है बेटा? डिवाइड कर लो। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई? 2 होगी। या करके दिखाएं? तो 1/λ अपॉन 1/λ डैश इज इक्वल टू, उधर क्या है? 10⁻⁷ अपॉन 10⁻⁷ इंटू 4। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या आएगा? 10⁻⁷ से 10⁻⁷ ये कैंसिल होगा और लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 4। लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आएगी? 4 लैम्डा। लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आएगी? 4 लैम्डा। और यहाँ पे अच्छा अच्छा, अरे 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 shit, यहाँ पे एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। हमने गलती कहाँ की है पता है? गलती समझाओ हमने कहाँ की है? गलती सर हमने यहाँ की है कि आपने ना जल्दबाजी करी है, और आप हमें कहते हो कि जल्दबाजी नहीं करनी, और आप खुद कर गए। हाँ ठीक है, ये बाल्मर सीरीज की पूछी हुई थी यार। He+ में क्या पूछा हुआ था? बाल्मर सीरीज की पूछी हुई थी, तो बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो क्या है, दूसरी गड़बड़, क्वेश्चन ही पढ़ने में पूरा का पूरा गड़बड़ किया हुआ है। ऊपर बाल लाइमन सीरीज के लिए तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दी हुई है, बाल्मर सीरीज के लिए तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दी थी, है ना। मतलब मिनिमम एनर्जी मतलब फर्स्ट लाइन। अरे बाबा, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। ये कोई छोटी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। ये है बहुत घटिया मिस्टेक, बहुत ही ज़्यादा घटिया मिस्टेक आपके टीचर के द्वारा की गई है यहाँ पे। ठीक है भाई। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और n2 की वैल्यू क्या होएगी? यहाँ पे 3 होगी, क्योंकि बाल्मर सीरीज़ है यहाँ पे, बाल्मर सीरीज़ की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। यहाँ पे लिखते हैं हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ
ऑफ बाल्मर सीरीज। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज की क्या होगी? कहाँ लिखा था हमने? ये रखा है ना, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ तो मतलब अल्फा लाइन पूछी थी यहाँ पे, हमने दोनों की ही क्या कर दी बेटा, गड़बड़ कर दी। बस बस बस, तो ये वाली गलती आपको कभी भी नहीं करनी। देखा, ये तो ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए थे, इसीलिए पिछला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था कि कैलकुलेशन है, मैं पता नहीं क्या निकाल दूंगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज मतलब अल्फा लाइन की बात हो रही है। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 3 हो जाएगी। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये पूरा ही गड़बड़ा जाएगा, 1/4 माइनस 1/9, 1/4 माइनस 1/9। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो हम ऊपर लेके चलते हैं वापस से, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 10⁻⁷ 9 - 4 5/36 इंटू 4 करेंगे तो 9, ये आएगा है ना। चलो मेरे भाई ऊपर चलो, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है हमारे से। क्या आया अब ये? अरे क्या आया ये? 5/9। तो यहाँ पे लिखो 5/9। क्लियर? 5/9। तो ये क्या आ जाएगा? 9/5। तो 9/5 λ1, लैम्डा, सॉरी। अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना? फिर से बस यही देख लेना भाई, ठीक है। फिर से हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। ये लैम्डा डैश को दोबारा लिख के देख लें, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे हैं। 10⁻⁷ अपॉन, ये 10⁻⁷ इंटू 5/9, ठीक है, अपॉन 9 इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा डैश। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है ऊपर आ जाता है, तो 9/5 लैम्डा हमारा आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखो ऑप्शन का ये फ़ायदा होता है। इस बार हमने कितनी बड़ी मिस्टेक की है ना, तो समझ गए होगे। अब ये गलती तो आप नहीं करोगे ये गलती तो आप नहीं करोगे। क्लियर? विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम would have same wavelength as the Balmer type transition from N4 to N2 of He plus spectrum? ये मैं आपको होमवर्क में डाल रहा हूँ। क्यों? इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? भैया इसमें आपको ये और ये चेक करने पड़ेंगे। सभी ऑप्शन चेक करोगे, पहले तो बाल्मर टाइप की ट्रांजिशन निकालोगे, ठीक है। He+ के लिए, He+ के लिए क्या निकालोगे आप? 10⁻⁷ 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 4, ऐसे करके यहाँ से निकालोगे। फिर ये चीज़ सेम कहाँ पे आ रही है? N2 से N1 जाने पे आएगी, या N1 से N3 जाने पे आएगी, N1 से N2 जाने पे आएगी, या N3 से N4 जाने पे आएगी, ठीक है। किस केस में आएगी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वो आपको क्या कराना है? मैच करवाना है। अगेन 2023 का ये क्वेश्चन था। आज मैं आपको बोल के आया हूँ कि बेटा आपको होमवर्क मिलेगा ज़्यादा, ठीक है, होमवर्क आपको मिलेगा ज़्यादा। चलो जी, 2020 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया था आपको, ताकि आपको ये भी पता लगे कि भैया थ्योरी भी होती है। क्योंकि जेई के बच्चों का माइंड सेट ना, फिर वो सीबीएसई में स्कूल में जाके थोड़े से, मतलब वही है कि रोला है तेरे भाई का, है ना, वो वाला सीन कर लेते हैं फिर वो, कि हम तो जेई करते हैं, हमें तो न्यूमेरिकल से मतलब है। और देख लो यार, थ्योरी भी आती है। फोर बार्बर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एच, ये आपका वेव नंबर ही है। रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1 to 4 आर डैश। बता दो भाई, 1 से 4 तक की स्टेटमेंट पढ़ो और सारी की सारी चीज़ें बताओ कि एज द वेवलेंथ डिक्रीजेज द लाइन स्पेक्ट्रम कन्वर्ज। वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता जाता है? कन्वर्ज होता जाता है, ठीक है। वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? कन्वर्ज होता है। द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड लाइन क्या है? इंटीजर n1 क्या है? 2 है। पाल्मर सीरीज के लिए भैया n1 तो क्या होगा? 2 ही होगा।
ठीक है, द लाइन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब अल्फा लाइन की बात कर रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू n2 इज इक्वल टू 3। अल्फा लाइन बाल्मर सीरीज के लिए n2 की वैल्यू 3 ही होगी। ठीक है, ये दो पे तो आप श्योर हो गए। तो सेकंड एंड थर्ड किस ऑप्शन में आ रहा है? देखो यहाँ से अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑप्शन काट के कैसे किया जाता है। ठीक है, आपको अब मेरे को पता है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले का ना बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है ये क्या कह रहे हैं। कोई बात नहीं, जिनको नहीं भी पता चल रहा ना, इसमें एक फायदा भी होता है आपका। सेकंड और थर्ड पढ़ो। सेकंड और थर्ड तो आपको पता लग गए, मतलब ये दोनों तो क्या है, करेक्ट है, और करेक्ट ही पूछी गई है। यहाँ पे भी पढ़ लेना भाई, यहाँ पे भी एक वर्ड वो नोट लगा के ऐसे तैसे कर देते हैं जल्दबाजी में, फिर गलती। तो ये दो तो करेक्ट है, मतलब ये दो तो ऑप्शन में आने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड है, सेकंड तो है नहीं, तो इसको काटो। यहाँ पे सेकंड थर्ड है, इसमें से हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ है, सेकंड है, थर्ड नहीं है, तो इसको भी क्या कर दो, काट दो। तो मतलब ए और सी में तो हो नहीं सकता, बी और डी में क्या आएगा आपका ऑप्शन आएगा। अब बी में सेकंड थर्ड के साथ फर्स्ट है, और यहाँ पे सेकंड थर्ड के साथ फोर्थ है। तो एक बार फोर्थ वाले को भी पढ़ लो, क्या पता आपको उसमें से कुछ नजर आ जाए। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दिस लाइन। भैया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है, अभी आपने पढ़नी है आगे, मैं बता देता हूँ। गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमारी लगती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो वेव नंबर से तो नहीं निकलती। ठीक, वेव नंबर क्या बताएगा भाई? वेव नंबर आपको बताएगा कि वेवलेंथ क्या है। वेव नंबर तो इतना बता देगा ना, इसके अलावा तो नहीं बताएगा कुछ। इसके अलावा तो नहीं बताएगा। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आएगा, सर E इज इक्वल टू एच सी वाई लेमडा। ठीक है, लेमडा से एनर्जी निकाल लेंगे, ये एनर्जी कौन सी होती है, जितनी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है। तो बेटा ये वर्क फंक्शन है। ठीक है, ये क्या होता है, वर्क फंक्शन है, ये मेटल के केस में लगता है। यहाँ पे मेटल की कोई जिक्र नहीं है। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी आप वेव नंबर से नहीं निकाल सकते। फोर्थ ऑप्शन मैंने आपको बता दिया गलत है, तो हमारा आंसर क्या लग गया? B। ठीक है, हमारा आंसर क्या लग गया? बी। ये क्या कह रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो लाइन इन द सीरीज कन्वर्ज, मतलब तो इसका भी नहीं पता, लेकिन इसका मैं बता देता हूँ। अभी देखो आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक आपके पास पूरा टॉपिक आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पे। ये है आगे का टॉपिक। ये जो फर्स्ट वाला है ये हम कर चुके हैं, तो इसको मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे देखो, कह रहे हैं वेवलेंथ जैसे जैसे डिक्रीज होगी। भैया वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो क्या होता है? वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो होता क्या? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, ठीक, देख लो भाई इसमें एक्चुअली 100% तो ठीक नहीं है, हाँ 100% ठीक है, ये बहुत बहुत बढ़िया डायग्राम है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिल्कुल। कह रहे हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है, यही कह रहे हैं ना वो, लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ज होता है। हाँ, द लाइन इन द सीरीज कन्वर्जेस, कन्वर्ज का मतलब भीड़ी होती जाती हैं। तो देख लो, हो तो रही है, नहीं हो रही यार, इसमें इतना गैप है। लाइमन बार्बर में देखना गैप, फिर बार्बर पास्चर में देखना गैप, फिर ऊपर जाओ, फिर ये गैप कम नहीं होता जा रहा, और कम हो गया, और कम हो गया। अब यहाँ पे N8 नहीं है, N8 होती तो थोड़ी और क्लोज बनती। ठीक है, ये सीधी की सीधी एन इनफाइनाइट दिखा रखी है आपको। तो जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, ये लाइन आपस में क्या आती जा रही है, पास पास आती जा रही है। जितना गैप N4 N5 के बीच में है उससे कम गैप है N5 N6 के बीच में, और उससे कम गैप है N6 N7 के बीच में। ठीक है, से कम गैप है N6 N5 के बीच में, मतलब जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी आपका ये लाइंस जो हैं वो टाइट होती जाती हैं। एक्चुअली एनर्जी तो बढ़ती रहती है, एनर्जी तो बढ़ती है। ठीक है सर, एनर्जी तो बढ़ रही है, लाइंस बढ़नी चाहिए, एनर्जी बढ़ती है बेटा, लेकिन दो लेवल के बीच में जो होता है ना वो एनर्जी कन्वर्स होती रहती है। इसका आपको प्रूफ मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, प्रूफ मिलेगा इस चीज का कहाँ पे, बोहर्स मॉडल में। अगर रोला दिखाना है ना तो बड़े बढ़िया तरीके से दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना पूरा होता है। ठीक है, मेहनत लगती है रोला दिखाने के लिए स्कूल में। समझ आई बात? तो प्रूफ मिलेगा आपको बोहर मॉडल में। बोहर मॉडल में मैं ना प्रूफ करके दिखा दूंगा अगर बोलोगे तो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर, लेकिन अभी बोहर मॉडल पे पहुंचे नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी पे पहुंचे नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में आपने भर भर के आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन करे होंगे यार, है ना। पीरियोडिक टेबल वाले में हम भी करेंगे, टेंशन मत लो, जब हमारा टाइम आएगा, आने ही वाला है।
क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया भाई आपसे, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी का मैंने बता दिया, नहीं कैलकुलेट की जा सकती, स्कूल में वैसे आपने पढ़ा हुआ है, अगर जिस बच्चे को समझ है वो बता सकता है। वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये आपने शॉर्ट अगर देखा है तो उसमें भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, आज ही एक शॉर्ट भी आया है जिसमें मैंने वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी के डिफरेंस के बारे में बताया है, और वो आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, अगर आपने देखा है तो भैया उसका आंसर भी कर देना। ठीक, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020, द रीजन इन विच द इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर बाल्मर सीरीज अभी बताया था विजिबल रीजन में लाई करती है। ठीक है, बाल्मर सीरीज किस में लाई करती है, विजिबल रीजन में लाई करती है। अल्ट्रावायलेट में कौन करता है, लाइमन करती है। और बाकी ये माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये क्या आगे बाकी सारी इनमें लाई करेंगी। ठीक है, इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड। तो मैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा भाई। ठीक है, मेरा तो यही काम है, मैं तो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, है ना, मैं तो हथियार चलाने सिखा देता हूँ, बाकी तो आपको ही फील्ड पे तो लड़ना तो आप ही को है। क्लियर है, फील्ड पे तो आप ही को लड़ना है बेटा। चलो जी, अब हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 900 नैनोमीटर। हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस पर्पस। कैसे करोगे, सोच के आओ। ठीक है, अब हीट ट्रीटमेंट के लिए, मस्कुलर पेन की हीट ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज यूज की जाती है। ठीक है, क्या चीज यूज की जाती है भैया, लाइमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है, तो पाश्चन सीरीज में से मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए इसमें। तो कैलकुलेटिव वाला पार्ट है अगेन आपका होमवर्क। ऐसा मत करना कि मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे सब डिस्कस करूंगा, ये सभी के सभी आपके होमवर्क हैं। होमवर्क बहुत बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आज पूरा माहौल बना के आया हूँ होमवर्क का। ठीक है, कि तुम थक जाओगे आज होमवर्क करते करते। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 900। भैया जो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है मस्कुलर पेन का, उसमें वेवलेंथ इतनी है। ठीक है, कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन में, अब आप वेवलेंथ निकाल के देख लो यार, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की। ठीक है, इसमें से निकालो, और कौन इसके आसपास आता है वो देख लो। ठीक है, कौन सा इसके आसपास आएगा वो चीज़ देख लो, ऑप्शन आपके सामने है, कैलकुलेशन आपको करनी सिखा दिया है। नेक्स्ट, अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब उसमें है ना, मैंने आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, उसमें मैंने आपको हिंट दिया है, अब ये मत सोचना कि हिंट नहीं दिया, हिंट मैंने पूरा दिया है। दोबारा दूँ, किसी बच्चे को नहीं समझ आया, थोड़ा सा काम आसान कर देता हूँ यहाँ पे। नैनोमीटर है। अभी कई बार ना बच्चे कहते हैं सर आप तो काम चोर हो, काम चोर नहीं है, सिलेबस भी आगे कराना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9000 एंगस्ट्रॉम, इसमें इतना तो लिखना आता है तुम्हें। अब 9000 एंगस्ट्रॉम यार यूवी रीजन की नहीं होती, बाल्मर रीजन की नहीं होती, बाल्मर रीजन विजिबल रीजन में लाई करता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन ही कट गए, इसलिए नहीं मैं कर रहा यहाँ पे। थोड़ा हाथ दिमाग भी लगाना होता है, सोचना। चलो ये एक मेरा काम था, सोचना मैंने सिखाया। ठीक है, कैलकुलेशन आप करोगे, अब तो दो ही चीज़ें चेक करनी रहेगी, इन्फिनिटी से ये निकाल लेना, ठीक है, 5 से ये निकाल लेना, भैया जोन सी मैच कर जाए इसके आसपास वो आपका आंसर है, बात खत्म। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 3 जो भी है निकालो, 5 से 3 और इन्फिनिटी से 3, इन दो में आपका खेल रह गया। तो स्मार्ट वर्क ऐसे होता है। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। देखो यार, पहले तो बच्चे ना समझ ही नहीं पाते ये दिया क्या हुआ है। फॉर एनी गिवन सीरीज इन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, लेट डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दिया हुआ है, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम, रेशो पूछी हुई है। रेशो क्या पूछी हुई है, इन्होंने बताया है कि डेल्टा वी जो होता है वो वी मैक्स माइनस वी मिनिमम होता है, ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने पार्ट में दी। पूछा क्या है उन्होंने कि डेल्टा वी निकाल लो तुम लाइमन का। ठीक है, अब ये वी है, अच्छा बार लगा रखा है भाई, ये वेव नंबर है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेव नंबर है। ठीक है, मेरे को लगा फ्रिक, बी द डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्लियर है।
थोड़ा सा हमें भी क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। ये म्यू बार दे रखा है, मतलब वेव नंबर जो है डेल्टा वी, ये मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दे रखा है। तो लाइमन के केस में भी डेल्टा वी बार निकालो, ठीक है, वेव नंबर निकालो, और बार्मर के केस में भी वेव नंबर निकालो, और उन दोनों की क्या ले लो, रेशो ले लो, ठीक है, उन दोनों की क्या ले लो आप, रेशो ले लो। तो चलो जी निकाले। अब देखो जो बढ़िया से क्वेश्चन होंगे जहाँ पे बच्चे मेरे फंस सकते हैं वो हम करेंगे यार। चलो फॉर लाइमन सीरीज, यहाँ पे हम लाइमन सीरीज का निकालेंगे डेल्टा म्यू बार, और यहाँ पे हम निकालेंगे बाल्मर सीरीज का। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी ये जो निकलेगा ये क्या निकलेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, दो चीज़ें निकालनी है, वी मैक्स निकालना है, वी मिनिमम निकालना है। वी मैक्स पहले मैं निकाल लेता हूँ। वी मैक्स के लिए, ठीक है, वी मैक्स का क्या मतलब है, ये हैं तो आपके वेव नंबर ही, ये समझ लेना, लेकिन फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे है या मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे है। वी मैक्स का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब एन टू की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट, और सीरीज कौन सी है, लाइमन, लाइमन के लिए एन वन की वैल्यू क्या होगी, वन, एन वन की वैल्यू क्या होगी, वन। तो इसमें पुट करें आर इज इक्वल टू वन अपॉन वन का स्क्वेयर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वेयर इंटू वन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया मेरा, आर आया। और ऐसे ही अगर मैं मिनिमम निकालूं, मिनिमम के लिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा क्या होगा, लाइमन सीरीज है, एन वन की वैल्यू वन होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब अल्फा लाइन की बात हो रही है, अल्फा लाइन के लिए एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन वन प्लस वन, ठीक है, मतलब टू होगी, वैल्यू क्या होगी, टू होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वन अपॉन वन का स्क्वायर मतलब वन, माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर मतलब फोर, और जेड तो क्या है हमारा, वन ही है। तो मतलब ये कितना आ गया, थ्री बाय फोर आर, थ्री बाय फोर आर। ऐसे ही यहाँ पे निकालो, तो मेरे को छोड़ देना चाहिए ये। चलो मैक्स के लिए एन टू अगेन इनफाइनाइट, लेकिन एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाल्मर के लिए टू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ टू पुट करता तो यहाँ पे मेरा आंसर आता आर बाय फोर, क्योंकि एटम हाइड्रोजन ही है। और मिनिमम के लिए, और यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा, ठीक है, मिनिमम के लिए अगर हम बात करें तो एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री, और एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, फिर से सोल्व करेंगे, तो नाइन माइनस फाइव, फाइव बाय फोर, 36 है ना, इंटू फाइव बाय 36 आया है। क्लियर है, क्लियर है, लेकिन हमें तो आंसर किसका चाहिए, आंसर में क्या चाहिए, डेल्टा वी बार। तो अभी डेल्टा निकालना है इनका। डेल्टा कैसे निकलेगा, मैक्स माइनस मिन और लाइमन सीरीज पॉल बार्मर। क्वेश्चन लेंथी हो सकते हैं, कोई दिक्कत मत लेना यार इसमें। तो इसमें आएगा आर माइनस थ्री बाय फोर आर, वन माइनस 75, वन बाय फोर आर बचेगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, कितना था ये, आर बाय फोर माइनस फाइव आर बाय 36। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 36, तो ये क्या आ जाएगा, आर बाय नाइन, ठीक है, आर बाय नाइन। अब ले लो इनका रेशो लेनी है, डेल्टा व्यू वेव नंबर हमने लाइमन का भी निकाल लिया और बाल्मर का भी निकाल लिया, लाइमन अपॉन बाल्मर, लाइमन अपॉन बाल्मर ही है ना, हाँ, ठीक है। चलो भाई, आर बाय फोर अपॉन आर बाय नाइन, तो ये आंसर क्या आया, नाइन इज टू फोर। ये आंसर क्या आएगा, नाइन इज टू फोर। कोई ऑप्शन है क्या भाई, हाँ, नाइन इज टू फोर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 2019 बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है,
थोड़ा है लेंथी बन गया, और तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, लेंथी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 2018। अब ये क्या है, अच्छा ये आपका पुराने वाले टॉपिक पे है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है। अब आपके सारे होमवर्क है। ठीक है, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है व्हेन द रेडिएशन इज 250 एम न्यूटन मीटर, सॉरी नैनोमीटर। द वर्क फंक्शन पूछा हुआ है, होमवर्क, पुराना टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। अरे भैया आयनाइजेशन एनर्जी अभी कहोगे सर अगले में बढ़ाना है, यार ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपसे, इसमें सोडियम मतलब सोडियम मेटल की पूछी हुई है। ठीक है, तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पूछी हुई है। यार ये कितना हल्का सवाल है। देखो आया किसमें, 2023 में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और देखो देखो क्या कर रखा है कि भैया आपको कुछ मदद, मतलब जितनी मदद कर सकते हैं कर रहे हैं, आपको सबके एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं। ठीक है, सबके एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं, फिर भी आप अगर ये नहीं करोगे तो यार ऐसा तो चलेगा नहीं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन हो, सबके आपको एटॉमिक नंबर भी दे रखे हैं। वाह शाबाश जेई। तो मतलब जेई का पैटर्न देख रहे हो आप यार, ये क्यों दे रखे हैं, हैं? क्या सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है? भैया इनको ये नहीं टेस्ट करना कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। ठीक है, इनको टेस्ट करना है आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। बात समझ आई है ना? 9th क्लास के बच्चे को ही पता है, 1 से 20 तक तो उसको भी सारे याद हैं, फिर भी देख लो आपको भी दे रखे हैं ना। उनको आपको ना तो कैलकुलेशन चेक करनी होती। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट जाएगी, अदरवाइज नहीं, बहुत ईजी कैलकुलेशन होती है। एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा इजी कैलकुलेशन होती है सीबीएसई से, क्योंकि उनको आपके कैलकुलेटिंग स्किल्स नहीं चेक करने, होने चाहिए। ठीक है, लेकिन उनको वो नहीं चेक करना, उनको चेक करना है आप भैया कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर पाते हो। आपको चीज़ें याद भी हैं, छोटी चीज़ें भी याद हैं या नहीं? कई बार हो जाता ना भैया, हमें तो बहुत बड़ा बड़ा ही याद करेंगे, मुश्किल चीज़ें याद करेंगे, छोटी कौन पूछता है, ये पूछता है भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पूछी हुई है। ठीक है, ये पूछता है ये, तो बताओ। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एच एटम इन लाइमन सीरीज इज λ1, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। अब ये वही क्वेश्चन है यार, ये दुखती रग पे दबा रहे हैं, यही क्वेश्चन हमने सबसे ज़्यादा गलत किया था, है ना? ठीक है, तो ये भी होमवर्क ही है, सारे ही होमवर्क हैं आपके। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं ये देखो, 2022 2022 2022 क्या सारे ही क्वेश्चन ले आया क्या? 2022, ओ 22 में 4 क्वेश्चन। ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में आए होंगे। तो ये पिछले टॉपिक पे हैं, वर्क फंक्शन वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लेटिनम में, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक फिर से पूछा हुआ है। ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, ये चीज़ें तो ये पुराने टॉपिक पे हैं, तो इनको आप करो और मेरे को आंसर भेज दो। ठीक है, नहीं मैं नेक्स्ट क्लास में इनके आपको ऑप्शन बता दूंगा कौन से इनके आंसर हैं। ठीक है बच्चे, चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।